जातिगत जनगणना पर एन प्रकारेण सहमति तो बन गई है। एक बार जनगणना के आंकड़े तो आ जाने दीजिए, उसके बाद में ये बात तय है कि भाजपा जो भावनाओं को भड़काकर लंबे समय तक सत्ता में बनी रहनी चाहती है, वो राम राज्य स्थापित करने की दिशा में कतई नहीं बढ़ेगी। हमने देखा कि यदि 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है तो उनको 27% क्यों भाई? उनको 50% मिलना चाहिए, फिर उनका हिस्सा किसको दोगे आप? तो सिर्फ कांग्रेस ही आगे जाकर के राम राज्य स्थापित करने की दिशा में बढ़ सकती है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को निरंतरता प्रदान अगर कोई कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है, ठीक नहीं है। तो बेस्ट यह है कि सभी जातियों की जनगणना हो जाए, हवा में आंकड़े का खेल क्यों करें? एक बार जनगणना हो जाए, जनगणना होने के बाद में आंकड़े सामने आ जाएंगे। अब जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। हमारे राम राज्य में क्या है? इस राम राज्य में कोई ऊंच नीच नहीं होगा, सबको जो संसाधन उपलब्ध हैं समानता के आधार पर दिए जाएंगे। हमारे राम राज्य में ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये दादागिरी नहीं होगी, ये तानाशाही नहीं होगी। जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़े ही व्यापक रूप से हमने 2 मई 2022 से ही उठाया। तभी से लोगों में ये बात थी कि जातिगत जनगणना क्यों। नमस्कार, मीडिया प्लस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विचारों की क्रांति और वरिष्ठ पत्रकार संपादक भास्कर राव रोकड़े जी, जो जाना पहचाना नाम है, जिनके विचार लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं और समाज में क्रांतिकारी भी साबित होते हैं। वे हमारे बीच में मौजूद है और उनसे ख़ास मुलाकात में हम बात करेंगे कि उनका एक अभी कॉन्सेप्ट है, चले राम राज्य की ओर। उनके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम राज्य और इसकी बात की जाती है। इनके राम राज्य की ओर चलने का क्या कारण है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं भास्कर राव रोकड़े जी के साथ। रोकड़े जी, आपका स्वागत है। और हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है राम राज्य की, चले राम राज्य की ओर। देखिए, इस मुद्दे पर आने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि सम्यक अभियान जो अब कांग्रेस समर्थित अभियान हो गया है, ये 2 मई 2022 से चल रहा है। और इस अभियान के तहत हमने 7 सूत्री मुद्दे उठाए थे, जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक प्लेसमेंट के अवसरों से जोड़ने के लिए थे, कृषि क्रांति के लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग था, और जो राजा महाराजाओं के पास में अकुत संपत्ति गलत तरीके से बची हुई है उसको सरकारी करने की बात थी। जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़े ही व्यापक रूप से हमने 2 मई 2022 से ही उठाया। तभी से लोगों में ये बात थी कि जातिगत जनगणना क्यों? ऐसे ही आरक्षण के नाम पर विरोध पहले से चल रहा है और ये आरक्षण की बैसाखियों पे लोग बढ़ रहे हैं, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। फिर ये जातिगत जनगणना का मुद्दा क्यों उठा के लिए आए? तो मेरा उसमें विचार ये था कि ओबीसी को मध्य प्रदेश में आप 27% के आरक्षण की बात कर रहे हैं। 27% आरक्षण देने के लिए जब तैयार हुए, कमलनाथ जी ने घोषणा भी कर दिया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन सामने था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आखिर ये आरक्षण की बात भी जो है, इसका इतिहास बड़ा लंबा है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इन पर बारीकी से मैंने अध्ययन किया और मुझे लगा कि आरक्षण से जो एक घृणा और ईर्ष्या का भाव लोगों में बन रहा है एक दूसरे वर्ग में, तो इसको कैसे समाप्त किया जाए। आरक्षण की व्यवस्था भी हो, वंचितों को लाभ भी मिले, समानता का सिस्टम भी स्थापित हो जाए और कोई व्यक्ति इस पर उंगली ना उठाए। अर्थात समानता मूलक सिस्टम कैसे स्थापित किया जा सकता है, इस बारे में चिंतन करते हुए मैं जातिगत जनगणना की महती आवश्यकता की ओर बढ़ा और मैंने इस बात को रखा। तरफ काफ़ी देश के कई बुद्धिजीवियों ने मेरे से बात किया, चूँकि कांग्रेस के लिए ही कांग्रेस के नेता मिलकर के इस अभियान में सब शामिल हो रहे थे। सबको लगा कि ये तो कांग्रेस का ही अभियान है और निश्चित रूप से अंततः कांग्रेस का अभियान ही बन गया। तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जब मेरी बात बहुत ज़्यादा बढ़ी, इस बीच में ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री राजमणि पटेल जी दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने बोला कि सर, एक बार हम चाहते हैं कि सम्माननीय खड़गे साहब से आपकी मुलाकात हो, बैठक हो और उनके साथ भी ये बातों को रखा जाए। तो हम राजमणि पटेल जी के साथ ही खड़गे जी से मिलने गए और उनके सामने मात्र 10 मिनट की मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने 1.25 घंटे तक मेरे साथ में ये जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बातचीत किया और उन्होंने कहा
कि ये मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि ये देश के सम्यक विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसे हम पार्टी के मंच से उठाएंगे। और अभी कर्नाटक चुनाव आ रहा है, यही से हम इसकी शुरुआत करेंगे। बाद में उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में इस बात को रखा। जब खड़गे जी ने जातिगत जनगणना की बात रखी तब उनका कन्वर्सेशन सम्माननीय राहुल गांधी जी से हुआ। उन्होंने पूछा कि इस बारे में क्या है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट है। आपस में चर्चा करने के बाद सम्माननीय राहुल जी ने इस मुद्दे को व्यापक रूप से ले लिया और पूरे देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा। अंततः विवश होकर के नरेंद्र मोदी जी ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा हाल ही में कर दिया है। घोषणा तो कर दी है सर, क्या उसका स्वरूप होगा, किस तरह से, क्योंकि अभी कई भ्रम की स्थिति है जातिगत जनगणना को लेकर, जितनी मुंह उतनी बातें हैं। एक्चुअल में किस रूप में, स्वरूप में आएगा सर? जी हाँ, मेरा भी मानना ये है कि अभी सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा तो कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं है कि इस जातिगत जनगणना से समानता का सिस्टम कैसे स्थापित होगा। तो यह साधारण सिस्टम नहीं है। इसमें हमने मूल तत्व ये लिया है कि जैसे देश की आज़ादी के साथ 1931 की जनगणना के आधार पर 15% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की और 7.5% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की थी। उस आधार पर 22.5% आरक्षण पूरे देश में लागू कर दिया गया। लेकिन बाद में देखा देश के नीति निर्धारकों ने कि भाई इसमें तो अन्याय हो जाएगा उस राज्य में आदिवासी वर्ग के साथ जहां पर 50% से अधिक आदिवासी है। तो तत्काल सिस्टम बनाया गया कि प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य में आरक्षित वर्ग की जातियों को आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे। उसके तहत ही मध्य प्रदेश में 20% आरक्षण अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिला और 16% आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग को मिला। जब ये पूरा सिस्टम बना तो कुछ लोग न्यायालय चले गए और न्यायालय में ये बात रखी गई कि भाई ये सारा आरक्षण कर दे रहे हैं तो अनारक्षित वर्ग कहाँ जाएगा। न्यायालय ने कहा कि ठीक है, जातिगत आबादी के अनुपात में जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनको आबादी के अनुपात में आप आरक्षण तो दे सकते हैं, किंतु यह आरक्षण की सीमा किसी भी कीमत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसी समय से छुआछूत के भाव के कारण जो अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण दिया गया था और जो दूरस्थ अंचल में रहने के कारण में जो मूल धारा से नहीं जुड़े थे आदिवासी वर्ग को आरक्षण दिया गया था, वैसे ही कारण हमारे सम्माननीय महात्मा फूले जी ने जब उठाया था पहले कि जो पिछड़ा समाज सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से है उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, यही से शुरुआत ही हुई थी आरक्षण की। तो उस बात को लेकर के पुनः बात आई कि जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से अभी भी पिछड़े हैं उन समाजों को भी आगे लाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग बनाया जाए, और इस पर मंथन चलता रहा। 1974 में जाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पर निर्णय लिया और तब जातियों का नए सिरे से अध्ययन किया गया कि कौन सी जातियाँ पिछड़ी है, सामाजिक और शैक्षणिक, साथ में आर्थिक मुद्दा भी उसमें सामने तब आया। आरक्षण का इतिहास वास्तव में इसकी मांग की बात करें तो महात्मा फूले से शुरू हुआ। 1901 में जाकर के अपने छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर वाले जो राजा थे उन्होंने आरक्षण दिया। 2009 में भारत सरकार अधिनियम बनाया ब्रिटिश हुकूमत ने और उसमें आरक्षण की बात आई। तरह तरह की बातें बीच बीच में आती रही है। सन 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे जो कि 1881 से चल रही थी जनगणना। 1931 के बाद जब 1941 में जनगणना हुई तो उसमें जाति का कॉलम तो था, लेकिन उसी समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने अखिल भारतीय दलित महासंघ बना लिया था और कुछ बातें ऐसी सामने आई कि इससे कहीं जातिगत विद्वेष या कुछ बढ़ने न लग जाए। तब ब्रिटिश हुकूमत ने भी सोचा कि तमाम लोगों से विचार करने के बाद कि अभी फ़िलहाल तो इस चैप्टर को रोका जाए, इसीलिए जातिगत आंकड़े ही प्रसारित न करें। तो 1941 से जातिगत आंकड़े प्रसारित करना बंद कर दिया गया है, यानी 1931 के बाद में जातिगत आंकड़े नहीं प्रसारित किए। अभी जो ये लोग प्रचारित कर रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनगणना के कॉलम से जाति का मुद्दा हटाया, ये बात गलत है। बल्कि इसकी
शुरुआत 1941 में देश के स्वतंत्र होने से पहले ही हो गई थी। ठीक है, अब बात आती है 1961 को लेकर के। मैं आपके रामराज जी वाली बात पे बहुत जल्दी आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये थोड़ा सा इतिहास बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना। 1931 में जो बीजेपी ने अभी बहुत ज़्यादा प्रचारित किया और तमाम अखबारों में और मीडिया में ये बात आई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के विरोधी थे, जब जनगणना की बात आ रही थी तभी उसी समय 61 में उनका एक बयान आया कि ये आरक्षण के वे सख्त खिलाफ हैं। आरक्षण ही नहीं, कई मुद्दों पर जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में ला देते हैं। क्या है ये तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये लोग तरह तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने क्या कहा था। नेहरू जी ने ये कहा था कि ऐसी व्यवस्था जिससे कमजोरी या अक्षमता उजागर होती हो, मैं ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो समाज शैक्षणिक सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा है, उस समाज में प्रतियोगात्मक भाव ऐसे पैदा कर दिए जाए और उनको इस तरीके से ट्रेनिंग आदि दी जाए, इस तरीके से उनकी शिक्षा व्यवस्था कर दी जाए कि वे हर प्रकार की प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाए और उन्हें किसी भी प्रकार की बैसाखियों की जरूरत ही न पड़े। तो उन्होंने आगे के लिए कहा था, उस समय के लिए नहीं कहा था कि मैं भी आरक्षण बंद कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि आगे जाके आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करने हेतु वे कमजोर तबके जो हैं शैक्षणिक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उनको इतना कैपेबल बना देंगे कि वे बिना आरक्षण के ही समानता के स्तर पर बल्कि और उससे ऊंचे लेवल पर चले जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, आज कौन इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये गलत तरीके से बात करते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आरक्षण का खिलाफत की थी, बिल्कुल गलत है, ये भी बात एकदम गलत है। कैसी गलत है कि भाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय एक अध्ययन करवाई कि वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कौन से समाज पिछड़े हैं, और तो और अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्ग के लिए एक नई अनुसूची भी 1974 में ही 1973 में प्रकाशित भी हुई थी। ये बात 1974 में आयोग बना करके और इस पर रिपोर्ट देने की बात आई, लेकिन उसी समय पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। देश को अस्थिर करने के लिए अमेरिका जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के इशारे पर चलने वाले लोग प्रयास करने लगे, बिना मतलब इंदिरा गांधी को घेरने का प्रयास करने लगे, जबकि इंदिरा जी को बड़ी भारी उपलब्धि मिली थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और खुद गुरु गोलवलकर जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा था। बाद में अटल जी ने इसको मीडिया के सामने प्रचारित भी किया था। राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे, बैंक और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, और जो घाटे में चल रहे थे उद्योग, उन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के हितार्थ उन उद्योगों को सरकारी सहयोग प्रदान करके नियमितता प्रदान की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रमों को कोई नहीं भूल सकता, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम समय शुरू किए थे उसको लेकर के इनको बड़ा भारी बहाना मिल गया लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए, और बड़ा विद्रोह देश में पैदा करने का प्रयास करने लगे थे। तब विषम परिस्थितियों में अस्थिरता पैदा होती है देख करके बाह्य आपातकाल तो सन 1971 में लगा दिया गया था, देश में युद्ध के दौरान लगाया ही जाता है, लेकिन 1975 में आंतरिक आपातकाल लगाने की घोषणा करनी पड़ी। वो कैसी करी? संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित प्रावधानों के तहत मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाकर राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी गई, तब जाके आपातकाल लगा था। और यदि आपातकाल नहीं लगता उस समय में तो देश में अस्थिरता पैदा हो जाती, आज जैसी स्थिति नहीं रहती। उन परिस्थितियों में जातिगत जनगणना नहीं, मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि ओबीसी वर्ग के लिए, तो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण देने संबंधी जो कार्यवाही आगे बढ़ानी थी वो रुक गई। फिर बाद में 1979 में जो उस समय का ड्राफ्ट बना था उसी को आधार मानते हुए मंडल आयोग बनाया गया, और मंडल आयोग की सिफारिश 1985 में फाइनल रूप से सामने आई। उससे पहले 2-3 बार अंतरिम रिपोर्ट आई। 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, चूंकि मैं उस समय एक्टिव था, पत्रकारिता में लिखा था, सन 1931 की जातिगत जनगणना के आधार पर जो आंकड़े
सामने आए हैं, उनके अनुसार देश में 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है। चूंकि पूर्व से ही देश में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को 22.5% आरक्षण दिया जा चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ओर से जो 50% से अधिक आरक्षण न देने की सीमा रखी गई है, उसको देखते हुए यह आयोग 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने की सिफारिश करता है। ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को देखकर राजीव जी ने कहा कि 1931 के बाद अब तक कई परिवर्तन आए हैं, उस जातिगत जनगणना के आंकड़े के आधार पर आज निर्णय लेना उचित नहीं है। जब तक नए सिरे से जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, तब तक मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना उचित नहीं होगा, बल्कि ये रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण मानी जाएगी। उन्होंने पहली बार जातिगत जनगणना की बात की थी, इस बात को ये नकार रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने बोला कि यदि मान भी लिया जाए 1931 की जातिगत जनगणना के अनुसार 44% आबादी ओबीसी वर्ग की देश में है, तो उनको हम 27% आरक्षण क्यों दें? भाई उनको 27% यदि हम आरक्षण देते हैं तो उनका 17% हिस्सा किसके कोटे में जाएगा? ये बात उन्होंने उठाई थी। तो इस कारण बोला था कि जब तक इसकी त्रुटियों को दूर न किया जाए तब तक इसे लागू करना उचित नहीं है। तो ये बात हुई नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी को लेकर के जिस टाइप से गलत बातें करते हैं। अब बात आती है कि हमने जातिगत जनगणना का मुद्दा क्या फिल्टर करके किया था। हमने देखा कि यदि 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है तो उनको 27% क्यों भाई? उनको 50% मिलना चाहिए, फिर उनका हिस्सा किसको दोगे आप? ये ठीक नहीं है। तो बेस्ट ये है कि सभी जातियों की जनगणना हो जाए, हवा में आंकड़े का खेल क्यों करें? एक बार जनगणना हो जाए, जनगणना होने के बाद में आंकड़े सामने आ जाएंगे। अब जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। इसके साथ साथ जहां तक नौकरियों में बहुत ज़्यादा आरक्षण का महत्व होता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं, अर्हकारी परीक्षाओं में सबसे अधिक अंक लाने वालों को एक्सीलेंस कैटेगरी में रखा जाए, उत्कृष्ट श्रेणी में, और ये उत्कृष्ट श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए। नौकरी में भी पूरे सर्विस काल में उनके नाम के आगे लगा रहेगा उत्कृष्ट श्रेणी। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लोग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उत्कृष्ट होंगे उनको उत्कृष्टता का सम्मान मिलना चाहिए। और ये क्या होगा, जातिगत जनगणना में जो जाति, अलग अलग जातियों के जो आंकड़े आएंगे, उन आंकड़ों का 10% बचाकर 10% आरक्षण उत्कृष्ट श्रेणी के लिए रखने की व्यवस्था दी जाएगी। इसके आगे का समीकरण ये है कि अत्यंत गरीब, जो जातिगत जनगणना में अलग अलग वर्ग की जो आबादी होगी उसमें आरक्षण देने के लिए तय किया जाएगा कि इतना % तो उसको देना ही है। माना कि 50% ओबीसी को देना है, तो 50% में उसका 25% अत्यंत गरीब के लिए तय, उसका 25% मध्यम गरीब के लिए, और उसका 25% मध्यम श्रेणी के लिए, और उसका 25% जो आय की दृष्टि से अव्वल श्रेणी में हैं। तो ये सिर्फ ओबीसी के लिए कि मतलब मेरा कहने का मतलब सबके लिए, सब कैटेगरी में, सभी कैटेगरी, चाहे जनरल कैटेगरी क्यों ना हो, सभी कैटेगरी के लिए एक सा सिस्टम 25-25 करके 4 भागों में बांट दिया जाएगा। इससे क्या होगा, समानता मूलक सिस्टम। अर्थात आप सोचिए कि अत्यंत गरीब, गरीब, मध्यम और उच्च वर्ग आय की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, ये हर वर्ग के लिए बन जाएगा, और उनमें से भी निकाल के 10% जो सबसे अधिक अंक लाने वाले हैं, जो एक्सीलेंसी है, ऑलरेडी उत्कृष्ट है, उनको मिल जाएगा। तो आप बताइए, क्या समानता का सिस्टम स्थापित नहीं हो जाएगा? केवल नौकरी नहीं, अन्य योजनाओं के लिए भी यही सिस्टम अपनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी देश के जो संसाधन हैं इसको समानता के सिस्टम के साथ ढाल करके हम सम्यक विकास सुनिश्चित कर देंगे। तो रामराज्य क्या था? अब मैं रामराज्य की ओर आ रहा हूं। राज्य क्या? महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में मुगल जहाँ के राजा थे, नवाब थे, नवाब के स्टेट जो था अपना भोपाल, वहाँ आए थे, और वहाँ उन्होंने सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त किया कि देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद
राम राज्य स्थापित करने हेतु सामूहिक व संकल्पित प्रयास करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने राम राज्य की बात की थी और राम राज्य का उनका स्वप्न और संकल्प था, जिसे अब पूरा करने का अवसर आया। आखिर ये राम राज्य है क्या? राम, श्री राम अयोध्यापति, उन्होंने अपने यहाँ नियम और प्रावधान ऐसे बनाए थे जो राजा और प्रजा के लिए समान रूप से लागू होते थे, और उन प्रावधानों को सबसे पहले अपने पर लागू करते थे, जिस वजह से अकल्पनीय उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस पर रामायण जैसी रचना में उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा उल्लेख है। तो साधारण बात नहीं थी। वो जो प्रजा के लिए कानून बनाए गए थे उसको राजा पर लागू करते थे, इसलिए वे आदर्श राजा थे। मर्यादा की जो पराकाष्ठा होती है वो कहीं नजर नहीं आती उनके व्यक्तित्व के आगे। राम राज्य की बात तो भाजपा भी करती है और आप भी करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? भाजपा राम राज्य की बात बिल्कुल नहीं करती। भाजपा राम के नाम पर करिश्माई परिणाम चाहती है। वो सिर्फ राम को आध्यात्मिक और धार्मिक नाम मानती है कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान हैं, और ये करिश्मा करेंगे, और ये हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ये चीज़ करते हैं। और हम जो बात कर रहे हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आदर्श रूपेण मन मंदिर में पाते हैं। तो आदर्श, और तो उस आदर्श से भी परे उन्होंने परमादर्श को प्राप्त कर लिया था। परमादर्श परमेश्वर के सन्निकट माना जाता है। यह हमारे हिंदू धर्म के सिद्धांतों में है। हिंदू धर्म में आदर्श को ईश्वर और परमादर्श को परमेश्वर का स्वरूप माना जाता है। तो श्री राम ने उन आदर्शों को प्राप्त किया था, परमादर्श को प्राप्त किया था अपने व्यवहार से, जिनमें उनको कठिनाई हो रही थी तो भी उन्होंने उसको स्वीकार किया। पूरे उनके राज्य में माना जाता है कि कोई दुखी नहीं था, कोई उसके साथ नीच ऊंच का भेदभाव वाली बातें नहीं आती थी। तो वो चीज़ें करना वो साधारण बात नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राम के नाम पर एक मुद्दा उठाया, मंदिर बनाने की बात उठाई, जन्मभूमि बनाने की बात की। ये नहीं है। हमारे कई कीर्तनकारों और उन्होंने बोला है, राम का वो स्वरूप बताया है कि वो तो रग रग में है राम। तो हम उस राम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस राम की नहीं, अभी हम यही राम अयोध्यापति राम की भी बात करते हैं। तो अयोध्यापति श्री राम आदर्श राजा के रूप में पूरे विश्व में माने जाते हैं। सबसे अधिक पुस्तकें श्री राम पर ही लिखी गई है, तमाम भाषाओं में लिखी गई है, और उन भाषाओं में उल्लेख आया है, भले उन्हें अवतार भले न माने हों, लेकिन असाधारणता से युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम शासक, आदर्श शासक के रूप में विश्व के तमाम देशों ने मान्यता दी है। ये साधारण बात नहीं है। तो हमें उन चीज़ों को प्राप्त करना है। यह हमारे राम राज्य में क्या है, इस राम राज्य में कोई ऊंच नीच नहीं होगा, सबको जो संसाधन उपलब्ध हैं समानता के आधार पर दिए जाएंगे। हमारे राम राज्य में ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये दादागिरी नहीं होगी, ये तानाशाही नहीं होगी। मतलब जो भी नियम और कानून लागू किए, संचालन जो होगा वो समानता के आधार पर होगा। तो ये जो राम राज्य है, जिसमें अगर कोई दुखी है तो वो दोष किसी को नहीं देगा, वो अपने भीतर दोष को ढूंढ करके उस दोष को निकाल करके और मुख्य धारा से जुड़ेगा। अर्थात ये राम राज्य जो है ये पीड़ा अपने आप खत्म करेगा हर वर्ग की, समानता मूलक है, सम्यक विकास की ओर है, जन क्रांति के साथ नव क्रांति को प्राप्त करने की ओर है। हम उस राज्य की, राम राज्य की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यकीनन आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो राम नाम की बात कर रहे हैं। उनके, हाँ जी, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है कि आप राम राज्य की परिभाषा, आपके जो राम राज्य की परिभाषा है और भाजपा के राम राज्य की जो परिभाषा है, उसमें आप अंतर भी स्पष्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम राम की मान रहे हैं, आप राम को मान रहे हो। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। जी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रामचरितमानस को एक सरल रचना माना था। आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व और शासन पद्धति को
जन जन तक पहुंचाने के लिए। और उन्होंने 1959 में ही रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह 10 वर्ष तक मनाने का निर्णय लिया था, लेकिन किसी कारणवश तमिलनाडु में ये घटना विशेष से उपद्रवित होकर के उस निर्णय से वापस हुए थे। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने निर्णय ली, वे स्वयं रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह समिति की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। डॉक्टर कर्णसी जी अभी हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर कर्णसी जी अध्यक्ष बने। पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वे उसके अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने थे। और पूरे देश में, पूरे विश्व में रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। क्यों लिया गया? कि हमारे देश में ऐसे आदर्श शासक हुए हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा की परिभाषा उन्हीं से शुरू होती थी। तो इस बात को प्रचारित करने के लिए मुख्य काम जो इंदिरा गांधी ने किया था, धर्म सभा को संबोधित करते हुए हरिद्वार में उन्होंने कहा था कि हम ये रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह समिति का गठित करके और जो आयोजन करने जा रहे हैं, इसके माध्यम से हर जिले में मानस भवन बनेंगे, हर गांव-गांव में रामचरितमानस या मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप, आदर्श स्वरूप पर चर्चा होगी, हर शनिवार को स्कूलों में बाल सभा लगेगी। तो ये प्रचार प्रसार जो किया गया था, उससे दरअसल श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर हिंदू समाज के जो लोग थे, भारतीय समाज के थे, और हिंदू के अलावा भी अन्य देशों तक में जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे, चाहे ईसाई धर्म हो, अन्य और भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने भी मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप पर किताबें लिखी और मान्यता बनी। तो क्या काम किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन जन के मन मंदिर में स्थापित करने में कामयाबी हासिल की थी, और वो सिर्फ एक राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रयास मात्र था। अब हमें उसको आगे बढ़ाना है। जातिगत जनगणना पर एन प्रकारेण सहमति तो बन गई है। एक बार जनगणना के आंकड़े तो आ जाने दीजिए, उसके बाद में ये बात तय है कि भाजपा जो भावनाओं को भड़का कर लंबे समय तक सत्ता में बने रहने चाहती है, वो राम राज्य स्थापित करने की दिशा में कतई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि राम राज्य स्थापित करने की दिशा में बढ़ेंगी तो उनकी मनमानी नहीं चलेगी। तो सिर्फ कांग्रेस ही आगे जा करके राम राज्य स्थापित करने की दिशा में बढ़ सकती है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को निरंतरता प्रदान अगर कोई कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। जी, तो ये यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद थे भास्कर राव रोकड़े जी, इन्होंने कई विषयों पर बात की है, सम्यक अभियान, जातिगत जनगणना और ऐसे तमाम मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी है। और इन बातों के साथ उनका इरादा स्पष्ट है कि अब वे चले राम राज्य की ओर अभियान को सम्यक अभियान से जोड़कर जन जन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और उनका मानना है कि राम को मंदिर तक नहीं बल्कि उनके आदर्श, उनके नैतिक मूल्यों को जन जन तक और मन मंदिर तक बिठाना भी बेहद जरूरी है, तब जाकर राम राज्य की परिकल्पना हम कर सकते हैं। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लाने।